स्किन वॉकर या फिर छलावा एक तरह की डेमोनिक एंटिटी है। ये अपना रूप बदलने में माहिर होते हैं। इसके साथ में ये अपने शिकार को फंसाने के लिए अपनी आवाज़ भी बदल सकते हैं। ये छलावे अपने आप में ही बेहद ताकतवर होते हैं, लेकिन अपने मनोरंजन के लिए ये अपने शिकार के साथ ऐसे खेल खेलते हैं। ये कहानी दोस्तों के एक ग्रुप की है जिनके बीच एक छलावा रूप बदलकर शामिल हो गया। मेरा नाम जेम्स है। मैं एक 21 साल का कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एरिज़ोना में पढ़ता हूँ। मैं बेहद अमीर परिवार से हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं। उसी वजह से अमीर होने के बाद भी मैं बहुत सीधा ही हूँ। मेरे घर वाले ये चाहते थे कि मैं घर के पास में ही कॉलेज लूँ, लेकिन मैंने जानबूझकर घर से दूर का कॉलेज चुना। पूरी ज़िंदगी में सीधा बच्चा बना रहा, इसलिए कॉलेज लाइफ को मैं एंजॉय करना चाहता था। जब तक मेरे मम्मी पापा पास में होते तब तक मेरे लिए कॉलेज लाइफ एंजॉय करना मुमकिन नहीं था। कॉलेज में जल्दी ही मेरे कुछ बेहद ख़ास दोस्त बन गए। हम 6 लोगों का ग्रुप कॉलेज शुरू होने के कुछ समय में ही बन गया। हमारे ग्रुप के लोगों के नाम मार्विन, मारिया, एलेक्स, एलिशिया और गैब्रियल थे। मैंने इनमें से किसी को नहीं बताया था कि मैं असल में बहुत रईस हूँ। मैं चाहता था कि लोग मेरे सच्चे मित्र बने, ना कि मेरे पैसों की वजह से। जब मुझे पक्का हो गया कि ये 5 लोग सच में मेरी अच्छाई की वजह से मेरे मित्र हैं, तो फिर मैंने इनको अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया। समय के साथ हम में से 4 लोगों की दोस्ती रिलेशनशिप में बदल गई। मार्विन और मारिया एक कपल और एलेक्स और एलिशिया दूसरे कपल बन गए। मेरी अमीरी के बारे में कॉलेज के इन 5 लोगों के अलावा किसी को नहीं पता था, वरना यकीनन मेरी भी गर्लफ्रेंड हो ही जाती। कुल मिलाकर मैं और गैब्रियल ही अब हमारे ग्रुप में सिंगल बचे थे। हमारा कॉलेज अब ख़त्म होने को था। कॉलेज लाइफ मैंने काफ़ी अच्छे से एंजॉय की थी, लेकिन मेरे मन में एक मलाल अभी भी था। मैं चाहता था अपने मित्रों के साथ कहीं शहर से दूर कॉटेज में छुट्टियां स्पेंड करना। ऐसा मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। उसमें तो ऐसा नाइट आउट काफ़ी अच्छा लगता था, इसलिए मैं खुद इसे एक्सपीरियंस करना चाहता था। अपनी इस ख्वाहिश को मैंने अपने मित्रों को बताया। वो इसके लिए राज़ी भी हो गए, लेकिन उन्होंने बस एक शर्त रखी। अमीर मैं हूँ तो रहने, खाने, आने और जाने का खर्चा मैं ही उठाऊँ। मैं भी मान गया, बल्कि मैंने तो इनसे पैसे लेने का वैसे भी नहीं सोचा था। सोचने विचारने के बाद मैंने एक कॉटेज सेलेक्ट किया। ये जंगल के बीच में था और साल के इस समय मुझे यही मिल पाया। मैंने अपना प्लान अपने दोस्तों को बताया। मेरे 5 साथी तो झट से मान गए, लेकिन गैब्रियल के चेहरे पर साफ तौर पर एक डर दिख रहा था। ये कुछ नया भी नहीं था, वो वैसे भी बहुत डरपोक टाइप का लड़का था। फिर भी मैंने उससे पूछा, क्या हुआ गेब, इस कॉटेज में कुछ गड़बड़ है क्या? उसने डरते हुए जवाब दिया, यार मैंने सुना है इस कॉटेज के पास वाले जंगल में कुछ गड़बड़ है। कहते हैं वहाँ पर साल के इस समय। बोलते बोलते वो थोड़ा अटक गया। साल के इस समय क्या? स्किन वॉकर्स, छलावा। उसने उसी तरह डरते हुए धीरे से जवाब दिया। उसकी बात सुनकर हम सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे और फिर जोरों से हंसे। हम सभी ने उसे डरपोक, फट्टू और न जाने क्या क्या कहा। अगले आधे घंटे उसको छेड़ने में ही बीते। पहले गैब्रियल आने के लिए मना कर रहा था, लेकिन हमारे द्वारा लगातार डरपोक कहलाए जाने पर वो चलने के लिए राज़ी हो गया, सिर्फ अपने आप को डरपोक ना साबित करने के लिए। आखिर वो दिन आ ही गया जब हम लोग कॉटेज के लिए निकलने वाले थे। मैंने एक बड़ी जीप रेंट पर ले ली थी। उसी से हम सब सफ़र करते हुए कॉटेज पर चल दिए। 6 घंटे के बाद हम उन जंगलों में आ गए जहाँ वो कॉटेज था। आगे का रास्ता हमें थोड़ा ध्यान देकर पार करना था, क्योंकि कोई पक्की सड़क नहीं थी। कुछ देर तक जंगल में हम यूं ही गाड़ी में कॉटेज को ढूंढते हुए भटकते रहे, लेकिन कॉटेज नहीं मिला। मैप के हिसाब से तो कॉटेज काफ़ी पास था, लेकिन जीप के कॉटेज तक जाने लायक रास्ता नहीं मिल रहा था। मैंने निर्णय लिया कि
कि ज़रा सा पैदल चलकर रास्ता देखना बेहतर होगा। तो इसलिए मैंने अपने दोस्तों से पूछा, थोड़ा सा पैदल चलकर देखते हैं, कॉटेज किस तरफ है, कोई चलेगा मेरे साथ? मेरे इस सवाल पर दोनों लड़कियों ने गंदा सा चेहरा बनाया। साफ समझ में आ रहा था कि वो कीचड़ से भरे इस जंगल में पैदल नहीं चलना चाहती। फिर मेरी नज़र उनके बॉयफ्रेंड्स पर गई। उन दोनों मजनुओं ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैंने गैब्रियल की तरफ देखा। वो बेचारा वैसे ही किसी तरह अपने डर पर काबू रखकर खुद को मजबूत साबित करने पर लगा हुआ था। उससे शाम को जंगल पर पैदल चलने की उम्मीद ही बेकार थी। एक ठंडी सांस भरकर मैं अकेला ही टॉर्च लेकर जीप से उतरा और कॉटेज को ढूंढने लगा। लगभग 20 मीटर चलने के बाद मुझे कुछ झाड़ियाँ दिखी। इस जगह से हम पहले भी गुजर चुके थे, लेकिन अब मैं उन झाड़ियों को पास से देखने लगा। इन झाड़ियों ने एक कच्चा रास्ता छुपाया हुआ था। शायद बारिश की वजह से ये कुछ ज़्यादा उग गई थी और ऐसा लग रहा था कि रास्ता बंद है। उन झाड़ियों को मैंने अपने हाथ से ही हटा दिया। हटाते साथ ही लगभग 30 फुट की दूरी पर वो कॉटेज दिख रहा था। मैं कॉटेज की तरफ जाने लगा। देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे कि मूवीज़ में दिखाते हैं। लकड़ियों का बना हुआ और 2 मंजिला। इसमें ऊपर नीचे 10 कमरे तो आराम से होंगे। मैं कॉटेज को आगे पीछे से चलकर देखने लगा। अब तक शाम और भी गहरी होकर रात में बदलने लगी थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे एक बेचैनी सी होने लगी। बिना किसी वजह के मैं एंग्शियस और डर महसूस करने लगा। मुझे किसी अनजान चीज़ का डर लगने लगा और ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे छुपकर देख रहा है। शायद अंधेरा होने की वजह से जंगल के निशाचर जानवर अब सक्रिय हो चुके थे। मैंने अकेला रहना सही नहीं समझा और तुरंत लौटकर जीप के पास आने को हुआ। 5 मिनट में ही मैं वापस जीप पर आ चुका था। मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने उनको बताया कि रास्ता मिल गया है, 10 मिनट में ही हम कॉटेज में पहुंच जाएंगे। उनकी भी जान में जान आई। हम सभी जीप में आगे बढ़ गए। कॉटेज तक पहुंचकर हमने अपनी जीप से सामान निकाला और अंदर पहुंचे। अंदर से भी कॉटेज वैसा ही था जैसा मैंने फिल्मों में देखा था। यही सब देखकर तो मैंने ये कॉटेज चुना था। हम सभी ने जल्दी से अपने अपने कमरे चुन लिए। दोनों कपल्स ने ऊपर वाले फ्लोर के अंतिम 2 कमरे चुने। उनको प्राइवेसी चाहिए थी। मेरे साथ आने का उनका असली मकसद तो यही था। सामान अपने अपने कमरों में रखने के बाद हम सभी नीचे हॉल में आ गए और बियर पीने लगे। चिमनी में आग जल रही थी और उसके इर्द गिर्द हम सब बैठे काफ़ी समय तक हंसी मजाक करते रहे। हम सभी सफ़र की वजह से थके थे। इसका बहाना मारकर एलेक्स ने कहा कि वो ऊपर सोने जा रहा है। उसके पीछे पीछे एलिशिया भी चल दी। उनका देखा देखी मार्विन और मारिया भी झट से बहाना मारकर अपने कमरे में चले गए। साफ जाहिर था कि वो नींद की वजह से नहीं जा रहे थे। हॉल में बस मैं और गैब्रियल ही बचे। गैब्रियल को हल्की सी बियर भी चढ़ जाती थी और उसको अब चढ़ने लग गई थी। इस वजह से वो ऊल जुलूल बातें करने लगा था। मैं उससे एक तरह से बोर हो चुका था, तो मैं चिमनी के पास से उठकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। तभी मुझे लगा कि जैसे मेरे पीछे कोई है। मैं झटके से मुड़ा। पीछे गैब्रियल था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब भाव थे, जैसे उसके मन में कुछ है। मैंने उससे कहा, क्या हुआ तुझे, चढ़ गई है क्या? थोड़ा दूर तो हट मुझसे। कहकर मैं पीछे हटने लगा। उसी समय हमें एक चीख सुनाई दी। ये एक लड़की की चीख थी, एलिशिया या मारिया में से किसी की। मैं गैब्रियल को धक्का मार करके ऊपर भागा। मैंने देखा कि मारिया और मार्विन भी अपने कमरे से निकलकर एलिशिया के कमरे में भाग रहे थे। यानी कि ये चीख एलिशिया की होगी। उसके कमरे में पहुंचकर हमने देखा कि एलिशिया बेड पर बैठी कांप रही थी। एलेक्स खिड़की से नीचे किसी चीज को टॉर्च की रोशनी से डरा हुआ देख रहा था। हम सभी ने नीचे देखा। नीचे एक मरा हुआ जानवर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। जब हमने थोड़ा ध्यान से देखा तब हमें समझ में आया, ये कोई जानवर नहीं, इंसान की लाश थी।
हम सभी कॉटेज से बाहर उस लाश तक आए। उस लाश के सामने का हिस्सा पूरी तरह से चीर फाड़ दिया गया था। उसकी छाती से लेकर जांघों तक का हिस्सा पूरा फटा हुआ था। न उसका चेहरा पहचाना जा सकता था और ना ही ये कि वो लड़का है या लड़की। उसके कपड़े भी नहीं थे। मैंने एलेक्स से पूछा, तुमको कैसे पता चला कि बाहर कुछ है? मतलब अचानक से टॉर्च लेकर बाहर क्यों दिखने लगे? एलेक्स ने जवाब दिया, हमें कुछ आवाज़ सुनाई दी, जानवरों की। शायद जंगली कुत्ते या सियार होंगे। उसी वजह से हम बाहर देखने लगे। पहले तो हमें लगा कि शायद इन्होंने किसी जानवर का शिकार किया होगा, लेकिन जब टॉर्च की रोशनी में देखा तो समझ में आया कि ये तो इंसान को खा रहे हैं। और ऐसा लगता नहीं कि ये शिकार इन्होंने किया है। ऐसा लगता है कि किसी ने लाश को यहाँ पर छुपा दिया होगा और इन्होंने ये ढूंढ ली और खाने लगे। मैंने सबको शांत करने के लिए कहा, अच्छा अभी सब अंदर चलते हैं, कल सुबह पुलिस को सूचना दे देंगे। यहाँ इस कॉटेज में नेटवर्क नहीं मिलता, मैंने पहले ही चेक कर लिया था। हम सभी वापस कॉटेज में जाने को हुए। अचानक से मारिया ने हमें रोका और डरते हुए कहा, उसका कंधा देखो, राइट शोल्डर। उसके सीधे हाथ के कंधे पर हमने टॉर्च की रोशनी की और जो हमने देखा उस पर विश्वास करना मुश्किल था। उसके कंधे पर एक टैटू बना था और ये टैटू हम सभी अच्छे से पहचानते थे। ये टैटू हम 6 लोगों के ग्रुप की निशानी थी। एक बार शराब के नशे में हम सभी ने रात को एक जैसे दिखने वाले टैटू अपने अपने सीधे कंधों पर बनवाए थे। और ये टैटू इस लाश के कंधे में कैसे? क्या ये महज एक संयोग था? उस टैटू को देखने के बाद पता नहीं क्यों गैब्रियल दहशत में आ गया। वो सीधा वापस घर चलने की जिद करने लगा। दोनों लड़कियां भी वापस चलने को कहने लगी। मैंने उनको काफ़ी समझाया कि सुबह चलते हैं, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने मार्विन और एलेक्स को भी वापस चलने के लिए मना लिया। हम सभी कॉटेज में वापस लौटकर अपना अपना सामान वापस समेटने लगे। मेरा कमरा नीचे ही था। मैं अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद हम सभी वापस हॉल में मिले, लेकिन मार्विन अभी तक नीचे नहीं आया था। हम सब उसे आवाज़ देने लगे, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हम सभी जल्दी से उसके कमरे में ऊपर गए। पूरा कमरा खाली था। उसका सामान भी बिखरा हुआ था। जैसे उसने सामान इकट्ठा तो किया था, लेकिन उसे जमाने का उसे मौका ही नहीं मिल पाया। हमने उसे बाथरूम में भी ढूंढा, वो वहाँ पर भी नहीं था। तब एलेक्स का ध्यान खिड़की पर गया। खिड़की के पास खून लगा हुआ था। खून को देखकर हम 4 तो सिर्फ डरे थे, लेकिन गैब्रियल पूरी तरह दहशत में आ चुका था। वो हम सबको ऐसे देखने लगा जैसे हम पर उसे विश्वास ना रहा हो। उसने एकदम से मेरे हाथ से जीप की चाबी खींची और तेजी से बाहर भागा। हम सभी उसको आवाज़ लगाते हुए उसके पीछे पीछे भागने लगे। हम सभी जीप के पास पहुंच करके ही रुके और जीप की हालत देखकर हम सभी हक्के बक्के रह गए। पूरी जीप को किसी ने तहस नहस कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल लाल गर्म तलवार से जीप पर कई वार किए हों, लेकिन जिसने भी ये वार किए वो बहुत ताकतवर रहा होगा। जीप की वो हालत देखकर हम हैरान तो थे, लेकिन गैब्रियल की हरकत से और भी ज़्यादा गुस्सा थे। वो हम सबको यहाँ पर अकेले छोड़कर भागने वाला था। हमने उसे लताड़ा और बहुत गालियाँ दी। उसने हमसे डरते हुए शांत रहने को कहा और फिर उसी तरह हमारी तरफ अविश्वास दिखाता हुआ धीरे से बोला, यहाँ खुले में हम खतरे में हैं, वापस कॉटेज चलो, फिर मैं बताता हूँ। हम सभी उसके पीछे पीछे असमंजस में वापस चले गए। अंदर कॉटेज में पहुंचकर भी वो हम सबसे दूरी बना कर के रखा हुआ था। हमने उससे पूछा कि उसे हुआ क्या, एकदम से ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। ऊपर से अभी हमें मार्विन को भी ढूंढना था, वो पता नहीं कहाँ लापता हो गया। जवाब में गैब्रियल ने कहा, छलावा, स्किन वॉकर। हमें समझ में नहीं आया कि यह क्या कहना चाह रहा है। अचानक से यह छलावे का जिक्र क्यों करने लगा। उसने आगे कहा, बाहर वो लाश देखी ना जिसके कंधे में टैटू है? वो लाश हम में से किसी की है। छलावे ने तुम में से किसी को मारकर खुद उसका रूप ले लिया है। मुझे पता है मैं तो नहीं हूँ छलावा, पर तुम चारों में से एक असली नहीं छलावा है। उसने मार्विन को भी मार दिया
और उसकी लाश अपने साथ ले गया। वो हमारे साथ ये खूनी खेल खेल रहा है। उसकी बात सुनकर हमने फिर से आपस में एक दूसरे को देखा। अगर समय कुछ और होता तो उसका जमकर मजाक उड़ाते, लेकिन अभी थोड़ी स्थिति गंभीर थी, इसलिए हमने उसे समझाने की कोशिश की। अरे तू कहाँ पागलपन वाली बातें कर रहा है? उस लाश में वो टैटू होना संयोग की बात है। हम तो अकेले हैं नहीं जिनके पास वो टैटू होगा। और मार्विन को अभी हमने अच्छे से ढूंढा कहाँ। वो पिया हुआ है, हो सकता है अपने कमरे की बजाय किसी दूसरे कमरे में सो गया होगा। चलो उसे ढूंढते हैं। गैब्रियल हमारी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ। हम 4 लोग मार्विन को ढूंढने लगे। हमने कॉटेज के सारे कमरे और बाथरूम चेक कर लिए, लेकिन वो नहीं मिला। हम सब वापस हॉल में आ गए। दोनों लड़कियों ने गैब्रियल से पूछा, ये छलावा, इससे कैसे बचा जा सकता है? उन दोनों को शायद इस छलावे की कहानी पर यकीन आने लगा था। गैब्रियल ने उनको जवाब दिया, हमें सुबह तक इंतजार करना होगा। छलावा सिर्फ रात में ही हमला करता है। वो अपने शिकार को छल से मारेगा। वो हमेशा अकेले पर ही वार करेगा। अगर हम में से कोई छलावा है तो वो इंतजार करेगा कि उसे कोई अकेला मिले। इसीलिए अगर बचना है तो हम सभी को सुबह तक एक दूसरे की नज़र में रहना होगा। मुझे उसकी बातें बचकानी लग रही थी, लेकिन बाकी के तीनों लोग मान गए, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। हम 5 लोग वहीं हॉल में बैठकर सुबह का इंतजार करने लगे। हम सभी लोगों ने यह घटनाएं शुरू होने से पहले शराब और बियर पी थी। हमारा नशा तो उतर चुका था, लेकिन अब हमें बाथरूम जाने की ज़रूरत महसूस होने लगी। चाहे कोई कितना भी कह ले, लेकिन ये एक ऐसा काम था जिसको दूसरों की नज़रों के सामने नहीं कर सकते थे। कुछ देर बाद एलिशिया अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने कह दिया कि बाथरूम जाना पड़ेगा। मारिया और एलेक्स भी उसके साथ गए। वो बाथरूम के बाहर दरवाजे पर ही रुके। वहीं मैं और गैब्रियल हॉल में ही रुके रहे। उसी समय फिर से मुझको ऐसा लगा जैसे कोई बाहर से हमें देख रहा है। मैं उठकर खिड़की से बाहर देखने लगा कि बाहर है कौन या फिर क्या चीज़ है, लेकिन रात के अंधेरे में बाहर कुछ भी असामान्य सा नज़र नहीं आ रहा था। अब तक काफ़ी देर हो गई, लेकिन एलिशिया बाथरूम से बाहर नहीं आई। हम सभी दरवाज़ा बाहर से पीटने लगे। एलेक्स दहशत में आ चुका था और वो दरवाज़ा तोड़ने लगा। दरवाज़ा टूटने पर हमने अंदर देखा। वहाँ पर कोई नहीं था। वहाँ की भी खिड़की फिर से खुली थी और फिर से खिड़की के पास खून लगा हुआ था, बिल्कुल वैसे जैसे कि मार्विन के कमरे में था। गैब्रियल की छलावे वाली कहानी अब थोड़ी थोड़ी सच लगने लगी थी। हम सभी डरे सहमे से वापस हॉल में आ गए। कुछ भी हो, अब कोई एक पल के लिए भी अकेला नहीं रहेगा। मैं भी अब सोचने लगा कि अगर छलावा सच में है तो कौन हो सकता है। तभी मेरे दिमाग में एक पुरानी बात आई। वो पहली लाश मिलने से थोड़ा पहले, मतलब जब एलिशिया के चिल्लाने की आवाज़ हुई थी, उस समय गैब्रियल उसके ठीक पीछे आया था। उसका चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि उसके मन में कुछ है। ऊपर से लाश मिलने के बाद से ही ये गैब्रियल दूसरों पर छलावा होने का इल्ज़ाम लगा रहा है। उस लाश की लंबाई के हिसाब से वो किसी लड़के की होगी। कहीं छलावे ने असली गैब्रियल को मारकर उसकी जगह तो नहीं ले ली और अब ये अपनी बातों से हमें उलझा रहा है। मैंने अपना संदेह सबको बताया। उन्होंने भी गैब्रियल की तरफ सवाल भरी नज़रों से देखा। अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम से वो सकपका गया था। वो अटकते हुए बोला, हाँ मैं आया तो था पीछे, लेकिन मैं छलावा नहीं हूँ। तो फिर ऐसे चुपके से क्यों आया? उसने जवाब दिया, वो मैंने पी रखी थी तो मैं होश में नहीं था, इसलिए बस। मैंने लगभग चिल्लाते हुए कहा, हम तो कभी पीकर किसी के पीछे नहीं जाते ऐसे चुपके से। जरूर यही छलावा है, दूर रहो सब इससे। गैब्रियल ने आखिर झल्लाकर कहा, अरे मैं तेरे पीछे इसलिए आया था क्योंकि मुझे चढ़ी हुई थी और मुझे लड़के पसंद हैं। उसकी बात का मतलब मुझे तुरंत समझ में नहीं आया। लगभग 2 मिनट लगे। मतलब गैब्रियल का नाम में यूं ही गे नहीं आता था। मुझे समझ नहीं आया इस बात पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए, तो मैं चुप रहा। हम सभी फिर से चुपचाप बैठ गए।
अब हम चारों ही एक दूसरे पर छलावा होने का शक कर रहे थे। अचानक से हमें बाहर से कुछ आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कि कोई दूर से चिल्लाकर कुछ कह रहा हो, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी दरवाज़ा या खिड़की खोलकर सुनने की। हम सभी खिड़की के पास कान लगाकर खड़े हो गए। ये आवाज़ मार्विन की थी। वो चिल्लाकर कह रहा था, अरे सुन रहे हो? मुझे यहाँ कॉटेज के पास वाले स्टोर रूम में बांध के रखा है। ये सब गैब्रियल का एक प्रैंक है। उसने कुछ लोगों को पैसा देकर हमें अपने बाथरूम से बेहोश करके उठवा लिया है। एलिशिया भी यहीं पर है, बंधी हुई, लेकिन अभी तक बेहोश है। किस्मत से मुझे होश आ गया। अरे कोई तो आओ यार, बहुत कस के हाथ बांधे हुए हैं। वो सुनने के बाद हमने गैब्रियल की तरफ देखा। एलेक्स ने गुस्से में उसे एक जोर का थप्पड़ मारा और कहा, हमने उस दिन स्किन वॉकर के नाम पर तुझे डरपोक कहकर मजाक उड़ाया, इसीलिए कर रहा है ना तू ये सब, हमें स्किन वॉकर से डराने के लिए। गैब्रियल अपना गाल सहलाता हुआ उठा और कहने लगा, क्या? अरे बेवकूफ़, इस आवाज़ पर भरोसा मत करो। ये भी छलावे की एक चाल है। वो दूसरों की। एलेक्स ने आगे उसकी नहीं सुनी और वो दोनों लड़ने लगे। मैं उनको छुड़ाने की कोशिश करने लगा। हमारा ध्यान नहीं गया, लेकिन मारिया खिड़की खोलकर बाहर निकल भागी। वो भागकर उसी दिशा में जाने लगी जहां से मार्विन की आवाज़ आई थी। कुछ देर लड़ाई करने और उनको छुड़ाने की कोशिश करने के बाद हुई थकान की वजह से हम तीनों अलग हुए। तब जाकर हमारा ध्यान गया। मारिया गायब हो गई थी। गैब्रियल एलेक्स पर चिल्लाता हुआ बोला, तूने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? छलावा दूसरों की आवाज़ निकालकर अपने शिकार को फंसाता है। उसने मार्विन की आवाज़ निकाली और मारिया उसके पीछे भागी होगी। वो बेचारी भी पक्का शिकार हो गई। एलेक्स हाँफता हुआ चुपचाप सुन रहा था। उसे गैब्रियल की बात का शायद यकीन नहीं था। वो लड़ाई से थका था। शायद इसी वजह से उसने उसे वापस से पीटना शुरू नहीं किया। हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया। अब हम 3 ही बजे थे। हमें बाहर से एक आवाज़ हुई, जैसे कोई कार रुकी हो। फिर दरवाज़ा खुलने और बंद होने की भी आवाज़ हुई। कुछ ही देर बाद हमारे दरवाजे पर एक दस्तक हुई और एक अजनबी आवाज़ आई, क्या अंदर कोई है? मैं यहाँ का केयरटेकर हूँ। ये जीप की हालत देखकर लगता है आपका एक्सीडेंट हुआ है। क्या किसी को कोई हेल्प चाहिए? मैं और एलेक्स सोच रहे थे कि दरवाज़ा खोलें या नहीं, लेकिन गैब्रियल को पक्का पता था कि दरवाज़ा नहीं खोलना है। एलेक्स धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ा। गैब्रियल ने उसको टोका, नहीं मत खोलना, मैं पक्के से कह सकता हूँ कि बाहर वो छलावा है। एलेक्स ने धीरे से कहा, खोलूंगा नहीं, दरवाजे के पास की खिड़की से चुपके से देखूंगा, बाहर है कौन। एलेक्स धीरे धीरे दरवाजे की खिड़की के पास जाने लगा। वो धीरे से अपना चेहरा कांच के पास ले गया और बाहर देखने को हुआ। बेहद तेजी से एक लंबा पतला हाथ खिड़की को तोड़ता हुआ अंदर आया और उसने एलेक्स का गला पकड़ लिया। फिर उस हाथ ने एलेक्स को किसी पुतले के जैसे खिड़की से बाहर खींच लिया। सब कुछ इतना जल्दी और इतने नाटकीय तरीके से हुआ कि हम दोनों को समझ नहीं आया कैसी प्रतिक्रिया दें। गैब्रियल पूरी तरह सदमे में आ चुका था। वो बड़बड़ाने लगा कि कोई नहीं बचेगा, हम दोनों भी मारे जाएंगे। मैंने उसके कंधों को दोनों हाथों से पकड़ा और उसे झकझोरा। वो थोड़ा संभला तो मैं उससे बोलने लगा, देख अभी बस 30 मिनट बचे हैं सुबह होने में, बस 30 मिनट की ही तो बात है। मतलब अब बस 30 मिनट तक हमको एक दूसरे के साथ पूरे समय रहना है। मेरी बातों से गैब्रियल को हिम्मत मिली। हाँ हाँ सही कहा, छलावा अकेले पर ही हमला करेगा। अब बस हमें थोड़ी देर और सूरज निकलने तक साथ रहना है, फिर हम चले जाएंगे, है ना? उसकी बात खत्म करते साथ ही वही पतला लंबा हाथ गैब्रियल की छाती के आर पार हो गया। उसका निर्जीव शरीर जमीन पर लुढ़क गया और उसके साथ ही मुझे पीछे दिखा वो छलावा, वो स्किन वॉकर। वो पतला और बेहद लंबा था। उसकी पूरी चमड़ी सफ़ेद थी।
उसके हाथ और पैर अमानवीय रूप से लंबे थे। आंखों की जगह पर जैसे दो काले गड्ढे हों, और नाक की जगह भी बस दो छोटे छोटे गड्ढे थे। उसके कान और बाल तो थे ही नहीं। वो छलावा मेरी तरफ देखकर बेहद डरावने तरीके से मुस्कुराया। उस वजह से उसके लंबे और नुकीले दांत दिखने लगे। अचानक से मेरे सामने जो गैब्रियल मारा गया था, उससे मैं निशब्द हो गया। फिर कुछ देर बाद मेरे मुंह से निकला, ये मेरा शिकार था ना, तूने क्यों मारा? अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया तो मैं बताता हूँ। छलावा मैं था। मैंने इस इंसान का रूप लिया जिसका नाम जेम्स था। जो शुरू में शरीर मिला था वो जेम्स का ही था। उसको मारकर मैंने लाश छुपा दी और उसका रूप लेकर इन लोगों के बीच घुस गया। लेकिन वो जंगली कुत्ते, उनकी वजह से सब गड़बड़ हो गई। उन्होंने मेरा खेल बिगाड़ दिया। इस वजह से मुझे इस खेल में दूसरे छलावे, जो कि मेरा भाई है, उसे भी शामिल करना पड़ा। याद है, मैं बीच बीच में बहाने से खिड़की के पास जाता था। वहां पर जाकर मैं अपने भाई को इशारे करता था। हम छलावों को अपनी बात एक दूसरे से कहने के लिए इंसानों की तरह बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हम एक दूसरे को देखकर ही बातें कर सकते हैं। अब पूछोगे कि जेम्स को कब मारा? अरे उसको तो तभी ठिकाने लगा दिया था जब वो जीप से उतरकर पैदल यहां इस कॉटेज को देखने आया था। जीप से उतरा तो असली जेम्स था, लेकिन जीप में वापस मैं चढ़ा था। और अब बारी है अपने खेल के फल का मजा लेने की। यहां पार्टी करने तो 6 लोग आए थे, लेकिन असली दावत सिर्फ 2 लोगों की होगी।